Hey guys, how are you all? Hope you all are good and healthy. आज मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगी, जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर सेकंड का साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और इससे हर साल लगभग क्वेश्चन आते ही हैं, तो मैं आपको नोट्स के फॉर्म में ये पूरा आपको बता रही हूँ। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, और प्लीज़ वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, आपको वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से मतलब है कि शिक्षा मनोविज्ञान का कितना महत्व है। तो देख लेते हैं। किसी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य अध्ययन की उस सीमा तक होता है जिस सीमा तक उस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि विषय का क्षेत्र से यही मतलब होता है कि आप जहाँ तक उस विषय के अंतर्गत आप पढ़ सकते हो वही उसकी सीमा होती है, वही उसका क्षेत्र होता है। विषय सामग्री से तात्पर्य उस सीमा तक होता है जिस तक उसके क्षेत्र में अध्ययन किया जा चुका होता है। मतलब जहाँ तक आप अध्ययन कर चुके होते हो किसी विषय के क्षेत्र में, वो आपका होता है विषय सामग्री। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की अभिवृद्धि, विकास, अधिगम संबंधी सिद्धांतों, उसकी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं के महत्व तथा उनकी मापन विधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य का जो ह्यूमंस का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, लर्निंग के जो प्रोसेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और हमारी शारीरिक और मानसिक योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं जो हमारी, उनका क्या महत्व है और हम कैसे उसको माप सकते हैं, किस मेथड से हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि किस बच्चे की शारीरिक क्षमता या मानसिक क्षमता, योग्यता दूसरे बच्चे से ज़्यादा है या कम है। उन सारी विधियों, मेथड्स का भी हम अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। मनुष्य की शिक्षा के क्षेत्र में उनका अनुप्रयोग कर उसकी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने की विधियां स्पष्ट की जाती हैं, यही इसका क्षेत्र है। उसके बाद इसके अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु को निम्नलिखित रूप से अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी कि अब जो इसका स्कोप है वो हम पढ़ेंगे कि किस किस फील्ड में इसका स्कोप है। तो सबसे पहले है अभिवृद्धि एवं विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक और सामाजिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य की जो शारीरिक अभिवृद्धि होती है, जो शारीरिक ग्रोथ होती है, उसका जो मानसिक ग्रोथ, जो उसका डेवलपमेंट होता है, वो सब हम किसमें वैज्ञानिक तौर पर हम अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। और इसको हम 4 कालों में अध्ययन करते हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। और इसमें मनुष्य के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो वंशानुक्रम और पर्यावरण होते हैं ये दोनों भी जो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड है वो है मानसिक योग्यताएं और उसका मापन, मेंटल एबिलिटीज़ एंड देयर मेजरमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान में मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इन व्यवहारों के कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। इन तत्वों में उसकी मानसिक योग्यताएं, बुद्धि, अभिक्षमता, चिंतन का बड़ा महत्व होता है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है इसमें हम मनुष्य का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि उसी को साइकोलॉजी कहते हैं, उसी को मनोविज्ञान कहते हैं। तो किसी भी मनुष्य का जो व्यवहार है वो किससे अफेक्ट हो रहा है, कौन से कारक हैं जिसकी वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, इन सब बातों का भी अध्ययन हम
करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन। बच्चों की शिक्षा एवं विकास में ये बात तो सही है कि बच्चों और अध्यापकों दोनों की मानसिक स्वास्थ्य का हमें पता होना चाहिए कि दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ है, अगर टीचर नहीं स्वस्थ है, अध्यापक नहीं स्वस्थ है, तो वो बच्चे को क्या पढ़ा पाएगा, वो नहीं पढ़ा पाएगा। अगर बच्चा नहीं स्वस्थ है तो टीचर भी उस पर सही तरीके से उसको समझा नहीं पाएगा, है ना। और उनमें समायोजन क्षमता की अहम भूमिका होती है, वो एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इन्वायरमेंट में। और अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनकी मानसिक विकास के मतलब कौन से ऐसे कह लीजिए कौन से ऐसे कारक हैं जो उनके मानसिक विकास को रोक रहे हैं, ग्रोथ होने से उनके मानसिक विकास को रोक दे रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से उनका मानसिक विकास हो रहा है, उसका अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। व्यक्तिगत भिन्नता। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कोई भी दो बालक समान नहीं होते। ये बात सही है कि आप खुद भी आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हो, देख सकते हो कि जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से रूप से कोई भी दो बालक समान नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, इसका अध्ययन भी हम किस में करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में करते हैं। फिर आते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक कौन हुए? विशिष्ट बालक केवल वही नहीं हुए जो मानसिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जिनको आप कमज़ोर कहते हो, केवल वही विशिष्ट बालक नहीं है। जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो भी आपके जो मेधावी छात्र होते हैं, वो भी आपके विशिष्ट बालक ही होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में विशिष्ट बालकों का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे मेधावी, पिछड़े, विकलांग, अपराधी और भी इस तरह के। तो ऐसे अगर विशिष्ट बालक हैं तो उनके लिए कौन सी शिक्षण विधियाँ अध्यापक को अपनानी चाहिए ताकि बच्चों को आसानी से समझाया जा सके, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंदर आता है। उसके बाद आता है समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी। वर्तमान में बालकों को समूह में पढ़ाया जाता है। ये बात सही है कि कोई भी अभी आप स्कूल में चले जाओगे तो वहाँ पे समूह में ही बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के साथ साथ समूह का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें उनके समूह, मन, सामूहिक क्रिया, समूह में व्यक्ति का व्यवहार क्यों बदल जाता है और कैसे बदलता है, ये इसका अध्ययन इसमें किया जाता है समूह मनोविज्ञान में। फिर आता है सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के स्वरूप, उसके कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों, सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें सीखने के स्वरूप का कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से बच्चों को सीखने में परेशानी आ रही है, या फिर कौन से ऐसे कारक हैं जो अगर अनुकूल रहें बच्चों के तो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। सीखने के जो भी सिद्धांत हैं, नियम हैं, उन सब का भी अध्ययन हम करते हैं आपके शिक्षा मनोविज्ञान में, और वो भी वैज्ञानिक ढंग से। इसके आधार पर शिक्षण के नियमों और सिद्धांतों की खोज की जाती है और विभिन्न स्तर के बालकों के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। तो विभिन्न स्तर के बालकों के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो जो बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड हैं उनके लिए अलग शिक्षण विधियाँ होंगी, जो कम टैलेंटेड हैं उनके लिए अलग शिक्षण विधियाँ होंगी। फिर आपका आता है अध्ययन विधियाँ, मेथड्स ऑफ स्टडी। अध्ययन की विभिन्न विधियों की खोज करना एवं प्रचलित विधियों में अपेक्षित सुधार करना भी इसके अंतर्गत आता है। यानी कि अलग अलग तरह के मेथड्स को खोजना, या फिर जो पुरानी मेथड्स हैं उनको अध्यापकों को पढ़ना चाहिए ताकि वो बच्चों को आसानी से समझा सकें। तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है, इसमें निरंतर विकास हो रहा है, लेकिन इसका विषय क्षेत्र जो है सीमित है, लेकिन इसका विषय क्षेत्र सीमित नहीं है। मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक उपलब्धि,
बुद्धि, चरित्र, व्यक्तित्व संबंधी मापन के लिए विभिन्न साधनों, विधियों, परीक्षणों और सांख्यिकीय कार्यों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में अगर कोई बच्चा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा है, किसको ज़्यादा आता है या किसकी जो मानसिक स्तर है किसका ज़्यादा अच्छा है, किसका ज़्यादा उच्च है, किसका निम्न है, वो पता करने के लिए हम बहुत अलग अलग तरह के विधियों का, परीक्षणों का प्रयोग करते हैं, है ना। सीखने की प्रक्रिया में अध्यापकों को बालकों की बुद्धि, व्यक्तित्व और विभिन्न योग्यताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इनका मापन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, क्योंकि मापन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अध्यापकों को बालक की बुद्धि, व्यक्तित्व और विभिन्न योग्यताओं का पता होना चाहिए। फिर आपका जो आखिरी है वो है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में विद्यार्थी को निर्देशित करना अध्यापक का दायित्व होता है। ये बात सही है कि शैक्षिक हो, व्यावसायिक हो या फिर व्यक्तिगत हो, जीवन में विद्यार्थियों को निर्देशित करना क्या होता है, अध्यापकों का दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। कक्षा में कुसमायोजित विद्यार्थियों को भी निर्देशन और मार्गदर्शन देना पड़ता है, यानी कि ऐसे बच्चे जो क्लास में सही से नहीं रहते हैं या क्लास में जिनका बिहेवियर नहीं सही है, उनको भी निर्देशन करना, उनका मार्गदर्शन करना कि बेटा आपको सही से रहना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, वो भी किसका कार्य होता है, आपका अध्यापक का कार्य होता है। निर्देशन और परामर्श के लिए बालकों के वातावरण, विकास की अवस्थाओं, अधिगम का स्तर, स्मृति, आदत एवं योग्यताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, मानसिक स्वास्थ्य आदि का अध्ययन, मापन व मूल्यांकन आवश्यक है। ये सब मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। तो ये पूरा स्कोप था। कितना स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ये मैंने पूरा आपको बताया है। ये इजी नोट्स में वो भी, अगर आप चाहो तो मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करा सकती हूँ। सो दिस इज़ इट गाइस, thank you for watching guys. Please do subscribe my channel, please do like my video. Thank you guys, thank you for watching.